हेलो व्यूअर्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी की लेक्चर सीरीज़ को, जहाँ पे जो केंद्र में रखा गया, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने ये लेक्चर सीरीज़ तैयार की है, वो है उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसआई के एग्जाम को लेके। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किसी भी तरीके से आप उसमें लापरवाही मत करिएगा। अगर एक एक क्वेश्चन की लड़ाई होगी तो लगे रहिएगा और देखते रहिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन दिखेंगे, जिनसे आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे तथ्य भी तैयार हो जाएंगे। तो डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन जो बात कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कौन कौन से देश? चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है इटली से लिया गया है, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा फ्रांस। तो जो उद्देशिका हमारे यहाँ जो प्रस्तावना जोड़ी गई है एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सबसे आखिरी में जोड़ी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके लास्ट में सबसे जोड़ रही है हमारी प्रियम्बल। अब वो प्रियम्बल जोड़ने की डेट क्या थी? जब हमारा फाइनल डेट पे, जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ 26 नवंबर की डेट पे, 1949 का टाइम था, तो इसी डेट पे हमने जो है अपनी प्रियम्बल को भी ऐड किया। और इसका अगर हम बात करें कहाँ से हमने ये आइडिया लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल जोड़ें, तो ये आइडिया हमने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो इसका ऑप्शन होगा सी। अमेरिका उस टाइम पे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जो अपने यहाँ सबसे पहली बार प्रियम्बल को डाल रहा है, और उसी को देख के सारे कंट्रीज जो है अपने यहाँ प्रियम्बल अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इंडिया भी यही काम कर रहा था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो यहां से हमें 3 पॉइंट पता चली। पहला चीज क्या कि उद्देश्य प्रस्ताव, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, किसने पेश किया था, किसने लाया था, तो सीधा सीधा आंसर होगा नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। और क्या डेट पूछ रहा है आपसे? प्रस्तुति की, कब उन्होंने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1946 या 14 अगस्त 1947। ये चार ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को वो संविधान सभा में पेश कर रहे हैं, और 22 जनवरी 1947, मतलब 1946 का दिसंबर का महीना चल रहा है, 13 तारीख है, जैसे ही अगला साल तुरंत जनवरी आ रहा है 1947 लग जा रहा है, वहीं 22 तारीख को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में एक्सेप्ट कर लिया गया। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि कब एक्सेप्ट किया गया, कब उसे अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव को, तो वो डेट थी 22 जनवरी की। और क्वेश्चन अगर पूछ ले कब प्रस्तुत किया, तो ये डेट होगी 13 दिसंबर की। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्लियर रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रस्तावना को संविधान की पहचान पत्र किसने कहा? पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है एन पालकीवाला, चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है एन पालकीवाला जी ने। बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी है। इसी तरह क्वेश्चन और बनेंगे कि किसने क्या क्या कहा। प्रियम्बल को सब अपने अपने शब्दों में उसको डिफाइन कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कुंजी, कोई कह रहा है आत्मा। तो इसी तरह जानते रहिए, जैसे पंडित ठाकुर भार्गव दास जी ने कहा कि ये प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है, तो इनका भी नाम जानते रहिएगा। और एन पालकीवाला का आप जान ही गए, गोलकनाथवाद में इसको कुंजी कहा गया। हिदायतुल्ला जी थे, वो भी कह रहे हैं कि संविधान की आत्मा है। तो इसी तरह कई सारे लोग थे, उन्होंने डिफाइन किया, उसको आप लोग देख भी लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? तो ऑप्शन है मूल दर्शन, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तीसरा है साम्यवादी स्वरूप, चौथा है नास्तिक राज। तो इंडिया का भी नास्तिक राज है नहीं। इंडिया कहता है सेकुलर है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है। ये नहीं बोलता कि हम नास्तिक हैं। दूसरा है साम्यवादी स्वरूप। ये साम्यवादी स्वरूप कहाँ आपको देखने को मिलेगा? जब आप सोशलिस्ट की परिभाषा पढ़ेंगे, सोशलिज्म को जब समझेंगे, समाजवादी को जब समझेंगे, तो वहाँ पे आपको दो तरह के समाजवाद मिलेंगे। समाजवाद के ही दो पार्ट हैं, एक लोकतांत्रिक समाजवाद और एक साम्यवादी। तो इंडिया एक्सेप्ट करता है, इंडिया अपनाता है कौन सा? डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक वाला अपनाता है, ना कि साम्यवादी वाला। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी जो बोल रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जहां पे लोग डायरेक्टली उनसे पूछा जाता है कुछ भी, कि जैसे कोई कानून बना तो वहां की जनता से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड में कोई भी चीज होती है तो वहां के लोगों से डायरेक्टली वोटिंग करवाई जाती है, हर मामले में उन्हें से पूछा जाएगा। बल्कि इंडिया में क्या है, इंडिया में तो किसी भी मैटर पर जैसे लॉ बन रहा है तो पार्लियामेंट में इंडिया के लोग, जनता उतर के तो नहीं जाती है ना, उन्होंने अपना नेतृत्व करने के लिए किसी को बैठा रखा है, एमपी एमएलए के रूप में चुन रखा है। वो जाते हैं, हमारा नेतृत्व करते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं पार्लियामेंट या विधानमंडल में। तो जहां तो इंडिया प्रत्यक्ष तो है नहीं, क्योंकि वहां लोगों का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं है। इंडिया का है अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का मतलब कोई भी जहां प्रतिनिधित्व हो किसी का, तो प्रतिनिधित्व में या तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ सकता है जहां प्रेसिडेंट हेड होता है, या पार्लियामेंट्री सिस्टम जहां पे प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी पावर होती है गवर्नमेंट की। तो इंडिया क्या है? प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र अपनाता है, ना कि प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन ए जिसमें हो जाएगा सही। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रस्तावना में संविधान का स्रोत किसे बताया गया है? क्या पूछ रहा है? स्रोत। जब भी आप प्रस्तावना पढ़ेंगे आपको टोटल 4 एलिमेंट मिलेंगे। सबसे पहला आपको स्रोत मिलेगा, स्रोत मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर जब आप जाएंगे तो आपको प्रकृति मिल जाएगी, कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, हम कैसा अपना देश बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये मिल गई। जब तीसरे नंबर पर जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, कि क्या ऑब्जेक्ट है, किस ऑब्जेक्ट साथ हम चल रहे हैं। ऑब्जेक्ट जब भी आएगा तो हम अपने नागरिकों को क्या क्या दे रहे हैं, तो ये बातें होंगी। ऑब्जेक्ट में ही आप न्याय देंगे, स्वतंत्रता देंगे, समता देंगे और बंधुत्व देंगे। तो ये सारी चीजें आप जो है ऑब्जेक्ट में दे रहे हैं। अब लास्ट आता है, इसमें हमको डेट पता चलती है, किस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हुआ,
लागू होने की डेट नहीं बताता, किस दिन बने कंप्लीट हुआ ये बताता है। तो ये 4 चीज़ आपको जब प्रस्तावना पढ़ेंगे ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें से क्या क्या बोल रहा है। तो जब प्रस्तावना में संविधान का स्रोत किसे बताया गया है, तो प्रस्तावना जब आप पढ़ना चालू करेंगे कि हम भारत के लोग, यही शुरुआत ही हो रही है, तो सीधा सीधा कह दिया भारत के लोग ही स्रोत हैं। तो पहला लाइन ही स्रोत रिप्रेजेंटेशन करता है, स्रोत बताता है कि क्या स्रोत है। तो कौन स्रोत है? भारत के लोग, ना कि लोगों के अधिकार कोई स्रोत है हमारा, ना तो संविधान सभा कोई स्रोत है हमारी, ना तो अंग्रेज। हमने पूरा जो क्रेडिट दिया, पूरा श्रेय किसे दिया? अपने लोगों को। हमारे ही लोग अधिकार बना रहे हैं, हमारे ही लोग ग्रुप बना रहे हैं, एक लॉ की बुक बना रहे हैं और उस बुक में सारे अधिकार दे रहे हैं, सारी ड्यूटीज दे रहे हैं, सारे पावर दे रहे हैं और खुद को रूल करने के लिए एक गवर्नमेंट को ये सारी चीजें सौंप रहे हैं। और वो गवर्नमेंट कैसे बनेगी? गवर्नमेंट का भी तरीका वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की मेन मेकिंग कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं हमारे लोग। तो मेन स्रोत तो हो गए हमारे लोग, सारा सोर्स इन्हीं के हाथ में है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत के निर्माताओं, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? अब जितनी भी चीज़ें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, पूरा संविधान बना दिया। अब वो प्रतिबिंबित कहाँ हो रहा है? अगर उसको आपने शॉर्ट में अगर पढ़ना है तो कहाँ पढ़ सकते हो? तो ऑप्शन देखते हैं, उद्देशिका, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखिएगा, समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो ये जो मूल कर्तव्य है ये तो सिर्फ मूल कर्तव्य की बात करेगा, ये जो है मूल अधिकार की बात करेगा, और ये डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इससे आप पूरा कहाँ संविधान आप समझ गए। संविधान को समझने के लिए और भी बहुत सारी चीज़, तो ये तीनों ऑप्शन तो अपने आप में गलत हो रहे हैं। तो ऑप्शन बच रहा है उद्देशिका। जब आप उद्देशिका पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा आइडिया लग जाएगा, हम अपना देश कैसे बनाना चाह रहे हैं, लोगों को क्या क्या देना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रियम्बल से मिलेगी, उद्देशिका। तो सही आंसर हो जाएगा उद्देशिका। तो संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से कहाँ प्रतिबिंबित हो रहा है? उद्देशिका में। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? प्रियम्बल में पूछ रहा है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछ रहा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो इसमें देखते हैं, अगर आप प्रियम्बल पढ़े होंगे ढंग से, एक अगर नहीं पढ़े तो एक दो बार रीडिंग कर लीजिएगा, आपके कोई भी इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं गलत होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन शब्द हैं। क्या समाजवादी शब्द यूज है? बिल्कुल यूज है समाजवादी। समाजवादी शब्द हमने जो है 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा। पंथ निरपेक्ष, बिल्कुल, इसको भी हमने 42nd अमेंडमेंट जोड़ा। प्रभुत्व संपन्न, मतलब संप्रभु है, बिल्कुल है, और ये शब्द जुड़ा भी है। आखिरी है लोक कल्याण। लोक कल्याण की बात कहीं भी प्रियम्बल नहीं कर रहा है, तो ये शब्द डायरेक्टली आपको एक्सप्रेसली कहीं नहीं दिखेगा उसमें लिखा हुआ। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन बचेगा तो वो होगा फोर्थ, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा था ना कि कौन सा नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है संविधान के अनुसार भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? तो समझिएगा, इसके भी कई पर्सपेक्टिव से इसके क्वेश्चन घुमा घुमा पूछता है कि समझिएगा संविधान के अनुसार पूछा है। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार भारत में संप्रभु कौन है। तो संप्रभुता का जो श्रेय देखते हैं, अब देखिएगा ऑप्शन पहले देख लीजिए, फिर समझ में आएगा कि राष्ट्रपति है, भारत के लोग हैं, संसद है, या न्यायालय है। तो राष्ट्रपति है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब है कि आप अपने आप में अल्टीमेट हैं, आपके ऊपर किसी कंट्रोल ही नहीं है, जो भी किया जो भी करना होगा आपको, आप सब अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो यही पूछ रहा है कि संप्रभु कौन है, किसी के बाउंडेशन में आप काम नहीं करेंगे। तो क्या राष्ट्रपति है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति तो जो भी चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही ना चलेगा, तो राष्ट्रपति तो नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन, क्या भारत के लोग हैं? क्या भारत के लोगों को हम संप्रभु मान लें? समझिएगा, भारत के लोगों को संप्रभु मानने का मतलब ये कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर का दर्जा दे रहे हैं उन्हें। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने? भारत के लोगों ने। तो सबसे बड़ी जो लॉ बुक थी जिससे हमारा देश चलना था उसको बना रहे हैं ये लोग। तो इनको कौन कंट्रोल कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था, इनको तो किसी ने कंट्रोल नहीं किया, बल्कि इन्होंने संविधान को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करवाया कि हम देखो संविधान में ये अधिकार डाल रहे हैं, तो ये अधिकार हमें वापस चाहिए, लोगों को चाहिए, ये हम पावर दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो यही पावर दीजिएगा। तो कहने का मतलब लोगों ने बनाया और खुद ही तो बनाया और संविधान में डाल दिया। अब फिर कह रहे हैं चलो अब इस अकॉर्डिंग चलना, हमने पूरे नियम बना दिए हैं, अब तुमको संशोधन भी करना होगा तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सारे नियम बना दिए। तो बना कौन रहा है? लोग। लोगों पर किसी कंट्रोल था? नहीं था। तो भारत के लोग ही यहाँ संप्रभु होंगे। ऑप्शन देख लीजिए, संसद। क्या संसद अपने तरीके से काम करती? नहीं, क्योंकि संसद का कोई वर्चस्व था ही नहीं। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उससे पहले कहाँ कोई था, मगर भारत के लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी थे, तो अल्टीमेट पावर तो उन्हीं के पास थी सब कुछ करने की, उन्होंने सब कुछ किया। संसद तक का निर्माण आज कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी भारत के लोग ही बना रहे हैं। न्यायालय की व्यवस्था, एकल न्यायालय, तो ये सब व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही तो हो रही है, और कर कौन रहा है? हमारे ही लोग किए बनने से पहले। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। संप्रभु कौन भारत में? हमारे भारत के लोग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? सेम क्वेश्चन अभी भी पूछा गया, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, या भारत की जनता में? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। कभी कभी देखिएगा इसमें एक क्वेश्चन ऐसे घुमा पूछता है कि कानूनन रूप से, कि कानूनी तरीके से, कानूनी रूप से आज के टाइम में देश में संप्रभु कौन है? तो तब ऑप्शन हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। शब्दों को जरा समझिएगा
कि कानूनी रूप से, कानूनी लीगल तरीके से, लीगली, हम इलीगल तो नहीं बात कर रहे हैं, वैसे भी लीगली कौन कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगली कौन है आज के टाइम में संप्रभु, कौन है सॉवरेन। तो ये बात कही गई थी केशवानंद भारती केस में कि कानूनी रूप से आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही सॉवरेन है। क्यों? क्योंकि समझिएगा इसे, जब हम बात करते हैं सॉवरेनिटी की, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बनना चालू होता है और ये बन के तैयार होता है 1949 में। भारत के लोग इस दौरान पूरा काम करते हैं बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी कंट्रोल के, उनके ऊपर किसी कंट्रोल नहीं होता। तो ये जब तक कंट्रोल नहीं था तब तक वो एकदम पूरी तरीके से स्वतंत्र थे, तब तक तो पूरी तरीके से संप्रभु थे। बट जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, लागू होने की डेट 1950 की डेट थी, 26 जनवरी। तो इस डेट से जब लागू कर दिया गया तो उसके बाद से अब यहाँ के लोगों को भी संविधान मानना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि लोग मानेंगे नहीं, तो संविधान जहां आपको मानना पड़ेगा, तो अब आप संविधान के थोड़ा नीचे आ गए। तो जब अब क्या हो गया, हमारे यहाँ किसका शासन है, हमारे यहाँ विधि का शासन है। तो रूल को ही, हम विधि को ही सबसे सर्वोच्च मान रहे हैं, तो हमने सबसे बड़ी विधि बना दी देश के लिए, तो अब विधि के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो अब इस डेट के बाद जो 26 जनवरी है 1950 की डेट से कौन संप्रभु हो गया, तो इस डेट से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संप्रभु हो गया। ये थोड़ी टेक्निकलिटी है क्वेश्चन की, तो आप अगर समझते रहेंगे, डायरेक्टली अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि केशवानंद भारती के केस में कौन संप्रभु बताया गया, तो इसमें जान लीजिएगा केशवानंद भारती केस में सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब संविधान को संप्रभु बता रहे हैं। तो ये चीज जानते रहिएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 42nd अमेंडमेंट मतलब 42वें संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 42वां संशोधन 1976 का है। ये सब क्वेश्चन बनते हैं कि कब का है, कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब यही हम हिंदी में जान लें। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये सारे शब्द, 3 शब्द जो है जोड़े गए, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो ये 3 वर्ड ही जोड़े गए हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है कितनी बार संशोधन हुआ है प्रीएम्बल में, तो सिर्फ 1 बार अभी तक संशोधन हुआ है, उसके अलावा नहीं हुआ। तो अब बढ़ते हैं अपने ऑप्शन के ऊपर कि 42nd अमेंडमेंट द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक पहले से था। न्याय, न्याय भी पहले से था। समाजवाद और राजनीतिक, तो समझिएगा समाजवाद ही जोड़ा गया था, क्योंकि हमने देखा सोशलिस्ट, समाजवाद, समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो अभी पहले बात हो गई, सिर्फ 1 बार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्ण रूप से तैयार होने की बात, कब बन के कंप्लीट हुआ, ना कि कब लागू हुआ। तो कंप्लीट होने की डेट भी हमें प्रीएम्बल से ही मिलती है। आखिरी में उसमें लिखा है कि हमने बनाया इस तारीख को। अब वो डेट क्या है, वो डेट है 26 नवंबर 1949 की। 26 नवंबर 1950 को लागू होता है। 11 फरवरी 1948 है नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये दोनों ऑप्शन नीचे तो बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाली डेट को लागू कर रहे हैं और 26 नवंबर 1949 को ये बन के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो रहा है। और जिस दिन कंप्लीट हो रहा है उस दिन भी कुछ प्रोविजन हम लागू करते हैं, पर सही मायने पूर्ण रूप से कब लागू कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950। कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्टली पूछे कब लागू किया गया तो आंख बंद करके यही मारिएगा 26 जनवरी 1950। और कंप्लीट कब हुआ संविधान बनके, 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 को और क्या हुआ, प्रीएम्बल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारी उद्देशिका है सबसे लास्ट में इसी को जोड़ा जा रहा है, इसी डेट पे। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का एक भाग है। अब ये भाग कब बना, अभी हम लोगों ने ऊपर अमेंडमेंट देखा जब क्वेश्चन अमेंडमेंट वाला कि 42वें संशोधन से हमने 3 शब्द जोड़े, तो हमें ये तो पता चल गया कि 42वें संशोधन से ही जुड़ा है ये धर्मनिरपेक्ष वर्ड। तो देखते हैं 44वां संशोधन के बाद, 43वें संशोधन के बाद, कार्यान्वयन की तिथि से या 42वां संशोधन के बाद। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 42वां। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। अब ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रकृति पढ़ेंगे। प्रकृति में ही बताया गया है, जब आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे। मैंने बताया कि 4 चीजें आपको उसमें मिलेंगी, एक स्रोत मिलेगा, एक प्रकृति मिलेगी, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्या ऑब्जेक्टिव है, और आखिरी में डेट मिलेगी कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके कंप्लीट हो रहा है। तो जब आप पढ़ेंगे प्रकृति, नेचर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें बात कर रहे हैं कि हम अपने भारत राष्ट्र को किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि भारत राष्ट्र किस प्रकार का है। तो वही आपके सामने ऑप्शन है,
कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कि हिंदू राष्ट्र है, कि हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं? सबको पता है इसमें सीधा सीधा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। पहली बात, धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझ लीजिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत राज्य या कोई भी किसी भी कंट्री को हम तभी जो है सेकुलर कहेंगे या धर्मनिरपेक्ष कहेंगे जब उस कंट्री ने अपना कोई भी नेशनल रिलीजन, राष्ट्रीय कोई धर्म उसने घोषित ना किया हो। जैसे कई कई सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं तो उन्होंने अपना स्पेशली घोषित कर रखा है कि ये हमारी कंट्री पर्टिकुलर इस्लामिक कंट्री है, मगर इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इंडिया ने कहा हमारे यहाँ सारे धर्म, हम उनको सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे इक्वली। तो जब ऐसी बात होगी और कोई भी धर्म स्पेसिफिकली घोषित नहीं किया जाएगा तो वो आपका जो है सेकुलर राष्ट्र बन जाएगा। और धर्मनिरपेक्षता को कहाँ पे, कौन से केस में इसको मूल संरचना का हिस्सा बता रहे हैं? एक तो एसआर बोमई केस आएगा और एक केशवानंद भारती भी आएगा। तो दोनों केस को याद रखिएगा, मेन है इसमें ज़्यादातर पूछेगा केशवानंद भारती, तो ये चीज़ जानते रहिएगा, केशवानंद भारती और एसआर बोमई। तो ये दोनों केस इंपॉर्टेंट रहेंगे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। संप्रभुता का मतलब अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन सा कथन सही नहीं है। संप्रभुता का मतलब सीधा सीधा है कि अब आप ना तो किसी की कॉलोनी है, ना तो किसी की डोमिनियन के अंडर काम कर रहे थे। ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हमारे यहाँ थी तो उनके कंट्रोल नहीं है। दूसरी चीज़, अब आप अपने इंटरनल मतलब आंतरिक और बाहरी मामले और एक्सटर्नल सारे मामले आप खुद से कंट्रोल करेंगे और रेगुलेट करेंगे जितने भी मामले होंगे। आप अपनी कोई भी टेरिटरी, अपनी जमीन कोई भी टुकड़ा, जैसे आज के टाइम में मोदी चाहे तो अपनी जमीन कोई भी टुकड़ा उठा किसी दूसरे देश को दे सकते हैं, या कोई अगर दूसरा देश इंडिया में मिलना चाहे तो उसको भी मिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये हम खुद से कर सकते हैं। हमें खुद से कानून बनाता है, हम खुद से बना सकते हैं अपने लिए। तो मोदी जी अगर चाहें आज के टाइम में तो अपना कोई भी हिस्सा जो है किसी भी देश को दे भी सकते हैं और कोई भी जमीन किसी की ले भी सकते हैं, मगर कानूनी रूप से। तो ये उनका अपना निजी मामला होगा कि वो किससे क्या कर रहे हैं, उनका अमेरिका के साथ कैसा रिलेशन है, ये इंडिया का अपना पर्सनल मैटर है। वो ब्रिटेन से पूछ के नहीं तय करेगा कि हमारा कैसा मैटर होना चाहिए, किसी के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए किसी कंट्री के साथ। तो सारे मैटर हम खुद से रेगुलेट करेंगे। तो इसलिए संप्रभु भारत अगर आप पहचान जाएंगे, उसका मीनिंग आप समझ गए तो आपको ये ऑप्शन भी सही से समझ में आएंगे। देखते हैं क्या क्या है। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल किसी देश पर निर्भर नहीं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये पूछ रहा है क्या कथन सही नहीं है संप्रभु भारत के मामले में। तो दूसरा है कि भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है उपनिवेश, तो ये भी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तीसरा है भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा कह रहा है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। नहीं, इंडिया किसी के कंट्रोल में काम नहीं करेगा, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो चाहे कोई भी राष्ट्र हो। इंडिया फ्री है, एक सॉवरेन बॉडी है, एक सॉवरेन नेशन है, एक संप्रभु राष्ट्र है। तो उसको अपने आंतरिक चाहे बाहरी मामले, सारे मामले को खुद से रेगुलेट करेगा, खुद से कंट्रोल करेगा। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, क्योंकि ये संप्रभुता का गलत मीनिंग बता रहा है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों का प्रतिबिंबित करता है? उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। अब उद्देश्य आप जब संविधान के समझ चुके हैं कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य मतलब आपका पर्पस, ऑब्जेक्टिव। तो उद्देश्य जब आप समझेंगे तभी आप ये जान पाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने जब बताया कि आप प्रियम्बल जब पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में 4 बातें आ रही हैं। तो 4 बातों में क्या क्या था? एक स्रोत, एक प्रकृति, एक उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या पर्पस है, दूसरी आखिरी डेट। तो ये 4 बातें अगर आपको पता हैं तभी आप आंसर सही कर पाएंगे। तो अब देखते हैं ऑप्शन के ऊपर, कौन उद्देश्यों को प्रतिबिंबित कर रहा है किसके? संविधान के। तो मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार पूरे हमारे उद्देश्य बता रहा है? दूसरा ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, तीसरा है संसद, तो और चौथा है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा संविधान की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्तावना, भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता दी गई है उसकी सिर्फ बात कर रहा है, वहां मत चलिएगा स्वतंत्रता जो 19 से लेकर 22 तक डिफाइन है, वहां पे अलग अलग आर्टिकल में बताया जा रहा है स्वतंत्रता, उसमें मत जाइएगा बिल्कुल। ये स्वतंत्रता सिर्फ स्पेसिफिकली पूछ रहा है प्रस्तावना की, और 5 तरह की स्वतंत्रता उसमें बोला गया है। 5 तरह कौन कौन सी है? जब आप बात करेंगे पहली तो उसमें फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट है। लिबर्टी ऑफ थॉट का मतलब कि विचार की स्वतंत्रता। दूसरा, जब आप कुछ बोलेंगे, जब आप कुछ विचार करेंगे उसके बाद उसको बोलना भी चाहेंगे तो वो हो जाएगा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की लिबर्टी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्त करिए उसको, ठीक है, आप उसको व्यक्त भी कर सकते हैं। तीसरा जब आएंगे तो वो हो जाएगा बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। विश्वास की जब भी बात आएगी तो वो किसी हम पर्सन में करेंगे। अगला आएगा फेथ, फेथ यानी आस्था, फेथ यानी आस्था, आस्था का विषय। और जब भी आस्था वर्ड जुड़ेगा तो वो हमेशा डिवाइन से जुड़ेगा, डिवाइनिटी से जुड़ेगा, मतलब ईश्वर से जुड़ जाएगा। तो ये ईश्वर में विश्वास को हम आस्था कहते हैं, किसी पर्सन में विश्वास को हम विश्वास ही कह रहे हैं, बिलीव कह रहे हैं। बट जब हमें विश्वास किसी ईश्वर में हो जाएगा तो उसे हम आस्था बोलने लगेंगे। अगला है लास्ट है जिसे हम कह रहे हैं वर्शिप, इसे कहते हैं उपासना।
तो उपासना का भी जिक्र है। तो ये 5 तरीके के जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता का जिक्र है वो 5 तरीके की हैं। तो 5 अलग अलग कौन कौन सी हैं? थॉट की, विचार की, उसके बाद आपको बता रहा है कि आप उसको अभिव्यक्त भी करिए, तो अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। अगला कह रहा है तीसरा कि आपको विश्वास करने की स्वतंत्रता, विश्वास रखिए किसी में अगर आप रख रहे हैं। आपको फेथ मतलब आस्था की भी स्वतंत्रता है, और उपासना की भी। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा? विचार की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है। इसने पूछा है वर्णन नहीं है, विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, कहीं हमने आर्थिक स्वतंत्रता देखा? मगर धर्म से जुड़ा आ गया था मैटर। कहाँ धर्म से जुड़ा? यही आखिरी के 3 शब्द जो बताते हैं, उपासना वाला जो बात था, उपासना और आस्था, ये दोनों मिलकर धर्म की स्वतंत्रता को एकदम परफेक्ट तरीके से इसको सामने ला रहे हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता कहीं भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? भाषा समझने का मतलब ये कि हमने प्रस्तावना तो यूएसए से लिया, अमेरिका से लिया, मगर जो उसका जो राइटिंग का पैटर्न है जो लिखा गया है वो कहाँ से हमने लिया है? तो वो हमने लिया है सीधा सीधा ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना को जो हमने लिखा है वो सीधा पूरे एक सेंटेंस में हमने लिखा है, एक जगह से स्टार्ट हुई और आखिरी में जाके वहाँ फुल स्टॉप लगा, बीच में कहीं 2 सेंटेंस नहीं हुए हैं। तो यही जो एक सेंटेंस वाला जो पैटर्न है हमने कहाँ से लिया? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? तो जब आप ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके उद्देश्य पढ़ेंगे, तो उद्देशिका में भी हमारे संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या पर्पज हैं, तो वो आपको ऑब्जेक्टिव वहीं से पता चलेगा। तो न्याय की जब बात करेंगे तो 3 तरीके का न्याय दिया जा रहा है, 3 तरीके का। एक तो सोशल, सामाजिक न्याय, और एक होगा आर्थिक न्याय, और आखिरी है राजनीतिक न्याय। तो 3 तरीके के न्याय हैं, और लाइन से याद रखिए, क्रम से पूछ लेता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, 3 तरीके के न्याय की व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अब विचार कीजिए क्या क्या शब्द हैं? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। कह रहा है कि इनको विचार अनुसार क्रम दीजिए, मतलब कुल मिलाकर कह रहा है कि आप इनको क्रम से लगा दीजिए। अब क्रम तभी आपको पता होगा जब आपको प्रकृति पढ़े होंगे, तभी पता होगा। तो प्रकृति में आप क्या क्या चीज़ें थी स्टार्टिंग से लाइन से अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहले था सॉवरेन यानी सार्वभौमिक, इसका तीसरा पहला हो जाएगा, तीसरा जो है पहले नंबर पर रहेगा। तो सार्वभौमिक, उसके बाद सॉवरेन, सोशलिस्ट आता है, दूसरा सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, तो तीसरे के बाद हो जाएगा पहला। उसके बाद आता है सेकुलर, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, तो इस अकॉर्डिंग ये हो जाएगा चौथा। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, तो इसके बाद ये मतलब सेकंड। और आखिरी में आता है गणराज्य, क्योंकि गणराज्य तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अगर होता तो वो सबसे लास्ट में जाता। तो इस अकॉर्डिंग 3142 इसका ऑप्शन होगा। तो 3142 ये ऑप्शन बी है। तो ये क्रम आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। मेनली एसआई वालों के लिए ज़्यादा ये चीज़ पूछ लेगा वो। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो कह रहा है कि जो मूल हमारा संविधान था उसमें क्या चीज़ें नहीं थी, तो इसको समझिए जरा। इसको समझने के लिए आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे बारीकी से, और आपको जब पता होगी तभी आप जोड़ सकते हैं। देखिए, अब जब मूल संविधान हमारा जब बना, उसके आखिर में जो हमने प्रियम्बल जोड़ा, तो प्रियम्बल में कोई बदलाव तो किया नहीं गया। प्रियम्बल में बदलाव सिर्फ एक बार आया। अब बदलाव कब आया? 42nd अमेंडमेंट से, 42वें संशोधन से। और 42वें संशोधन से हमने 3 शब्द जोड़े। तो वो 3 शब्द क्या थे? एक तो समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यही 3 शब्द हमने जोड़े उठा के। अब जरा इसी को ऑप्शन में आप रख के देखिए। स्वतंत्रता और समानता, क्या स्वतंत्रता हमने जोड़ी थी? बिल्कुल नहीं, स्वतंत्रता हमारे यहाँ पहले से थी। धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक, तो ये तो पहले से था, तो एक ऑप्शन से गलत हो जाएगा। समाजवादी और समानता, इक्वलिटी, और समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, तो समाजवादी समानता तो नहीं है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल है, यही दोनों ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता की व्याख्या की गई है? अब इसने पूछ लिया समानता, समानता मतलब होता है इक्वलिटी। कितने प्रकार की इक्वलिटी की बात किया? तो सीधा सीधा उसने 2 तरह की इक्वलिटी की बात की, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब इसी के आगे बढ़िए, इक्वलिटी कौन कौन सी? एक स्टेटस की बात कर रहा है कि स्टेटस हम सबका समाज में इक्वल कर देंगे, और दूसरा क्या कर रहा है? अवसर की मतलब अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी की बात कर रहा है कि सभी को किसी भी रिसोर्स तक पहुंचने का, वो चाहे नौकरी हो चाहे किसी भी चीज़ तक आपको पहुंचने का हम समान अवसर देंगे, उसमें किसी प्रकार से हम भेदभाव नहीं करेंगे, और स्टेटस भी प्रोवाइड करने में किसी को हम जो है भेदभाव नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। तो इसमें केस हैं बेरुबारी विवाद, एक गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाह या केशवानंद भारती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केशवानंद भारती। केशवानंद भारती में इसको मूल संरचना या मौलिक संरचना का हिस्सा बताया जा रहा है, और केशवानंद भारती में ही जो प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग भी माना जा रहा है। और जो बेरुबारी केस था उसमें कहा गया था संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, ये बोला गया था। और उसके बाद केशवानंद आते हैं तो ये क्लियर करते हैं, कहते हैं कि भाग है। तो ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं स्वीकार किया था? भाग नहीं स्वीकार किया था। अब वो कौन सा केस था?
तो केस अगर आप देखें बेरूबारी विवाद, ए के गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद या केशवन भारती, तो अभी हमने देखा कि बेरूबारी विवाद में जो है उन्होंने कहा था कि ये भाग नहीं है, और केशवन भारती के विवाद में कहा था कि ये भाग है प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला है गणतंत्र होता है, सीधा सीधा जो गणराज्य पूछ रहा है कि गणतंत्र का मतलब क्या है, गणतंत्र या गणराज्य का मतलब क्या है। तो अगर इसकी हम बात करें तो कोई भी कंट्री, कोई भी देश कब गणराज्य हम कहेंगे उसे, तो इसको समझने के लिए आप बस इतना समझिए कि किसी भी कंट्री का अगर सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ पर्सन वहां के लोगों द्वारा चुना जा रहा है, वहां के लोगों द्वारा चुना जा रहा है, अब वो चाहे डायरेक्टली चुना जा रहा हो, वो चाहे इनडायरेक्टली चुना जा रहा हो, उससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ कैसे चुना जाता है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पद है, राष्ट्रपति को यहाँ के लोग तो वोट करते नहीं डायरेक्टली, हमारे जो एमपी एमएलए हैं वही चुनते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम इनडायरेक्टली चुन रहे हैं अपने राष्ट्रपति को। तो ये मैटर नहीं करता लोग कैसे चुन रहे हैं, डायरेक्टली चुने चाहे इनडायरेक्टली, ये मैटर नहीं करता। तो ये लोगों से जुड़ा पद का है मामला। तो जरा आप ऑप्शन देखते हैं। केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, मतलब क्या लोकतांत्रिक राज्य है होना गणतंत्र का मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्यक्ष पद्धति शासन वाला राज्य? बिल्कुल नहीं। संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य? बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट्री कोई मतलब ही नहीं है इसका। यहाँ पे सिर्फ हो रहा है लोगों से कनेक्टिविटी जोड़ी जा रही है, हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहे हैं। अगला कह रहा है कि जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, मतलब जैसे ब्रिटेन में आप वंशानुगत रूप से चुनते हैं ना, वहां पे जो राजा रानी हैं वहां पे क्राउन सबसे ऊंचा होता है, क्राउन सबसे टॉप पे है। तो क्राउन को कौन चुन रहा है? कोई चुन थोड़ी नहीं रहा है, वो तो वंशानुगत चला है, इनके बाद इनका जो वंश आएगा, जो वंशज आएगा वही बैठेगा। तो सक्सेशन इनका ऐसे चला रहा है वंशानुगत रूप से। तो ये क्या ब्रिटेन क्या है गणतंत्र? नहीं, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट लोगों द्वारा चुना जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मैटर नहीं करता, तो इसलिए इंडिया गणतंत्र है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलता है, क्या बोलता है? इंडिया। और जब हिंदी में पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग, तो दो नाम आ रहे हैं, एक भारत और एक इंडिया, तो यही दोनों नाम से पुकारा गया है और कोई नाम ही नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, तो भारत और इंडिया मिल रहा है, यही सही ऑप्शन होगा। तो आज के लिए इतनी चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी चीज़ें लाएंगे और बेहतर क्वेश्चंस लाएंगे। तो जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।